हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यदि अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग अपने चैनल में इजी लर्निंग में सर्च करिए, वहां से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? संस्कृत में पहला चैप्टर है हमारा संस्कृत वर्ण परिचय व उनके ध्वनि उच्चारण स्थान। अब संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत संस्कृत संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन क्र धन त्वा, ये होता है संस्कृत का छंद विच्छेद। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध परिष्कृत परिमार्जिक भाषा, ये संस्कृत का अर्थ होता है। व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। जो व्याकरण हमारा है वो शब्द शास्त्र या फिर पद शास्त्र है। अब आगे बढ़ते हैं वर्ण परिचय। वर्ण परिचय क्या है, इन पर विचार करते हैं। वर्ण या अक्षर की परिभाषा पूछी जाए, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिनका क्षरण या विनाश ना हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। ना क्षरति इति अक्षरा, मतलब जिनका विनाश ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इनके नोट्स जरूर कंप्लीट करते रहिए। अब वर्ण क्या होते हैं? जैसे आ ई उ का शा, ये आधे हैं। जैसे कि ये का लिखा है, इसमें हलंत लगा है तो क्या होगा? आधा होगा। हाँ। जैसे खा लिखा है, खा में क्या लगा है? हलंत लगा है। तो ये क्या है? वर्ण या अक्षर है। आगे पढ़ते हैं। वर्ण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे पढ़ते हैं। नोट में क्या दिया गया है? वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। स्वर क्या है? ये ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा लिखेंगे, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या व्याकरण शास्त्र में संस्कृत में 9 मानी जाती है। जो संस्कृत है उसमें स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। यदि हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। और कौन कौन सी 9 होती हैं? तो आ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ये 9 क्या होती हैं? स्वर होते हैं संस्कृत में। और इन्हें अच भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें अच भी कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच क्या है, तो अच एक स्वर है। आगे बढ़ते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर जो है संस्कृत में वो 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ ई उ री ली, ये 5 मूल स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं, जिसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हैं ये संयुक्त स्वर? तो संयुक्त स्वर ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ। आ ई उ री लेकर छोड़कर, मूल स्वरों को छोड़कर जो 4 स्वर होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये मिश्रित स्वर होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से वर्ण है? आ प्लस ई बराबर हो जाएगा ए, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ, ये संयुक्त स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वरों के भेद। कि स्वर के कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं। जो स्वर है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं?
पहला है रस स्वर। रस स्वर की परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें रस स्वर कहते हैं। मतलब सबसे कम मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, रस स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ये स्वर क्या है, रस स्वर है। मूल स्वर जो है वही रस स्वर कहलाते हैं। इनमें इनका उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, रस स्वर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हुए, आ, ई, उ, री, ऐ, औ, ऐ, ओ, ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर हैं। अब लास्ट है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के बारे में पढ़ेंगे। प्लुप्त स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। पहचान क्या है इसकी, जिसमें इस तरीके से कुछ लिखा हो जिसको ओम बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, थ्री के तरीके लिखा है, जैसे कि ओम हो गया, योम हो गया, ये सभी क्या है, प्लुप्त स्वर हैं। आगे पढ़ते हैं, नोट में क्या दिया गया है, नोट के बारे में पढ़ेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, ये सभी क्या हैं, अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। जिसके नीचे क्या है, हलंत लगा है। किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा है तो वो क्या होगा, अर्धमात्रिक, मतलब आधा माना जाता है, उन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहेंगे। आगे पढ़ते हैं, व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा क्या लिखेंगे, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की आवश्यकता पड़े उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कोई भी परिभाषा एक लिख सकते हैं। व्यंजन की परिभाषा लिख सकते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, या फिर लिख सकते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो सके उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। या फिर जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कोई भी एक परिभाषा लिख दोगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है व्यंजन, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का लिखा है हमारा, तो का को हम का प्लस आ लिखते हैं। इस तरीके से ये लिखा होता है, इससे मिलकर बना होता है का। तो का ये हो गए वर्ण हमारे, तो इन्हीं से मिलकर ये बना है का। तो जिनका उच्चारण स्थान करने में स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि खा है हमारा, तो खा को लिखेंगे, खा के नीचे हलंत मतलब अर्ध वर्ण लिखेंगे, प्लस आ बराबर होगा खा। ये सभी क्या है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे खा हो गया, गा हो गया, जिसमें क्या लगा है, स्वर की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए हमें इन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन होगा उन्हें क्या किसके साथ लिखा जाएगा, हलंत के साथ लिखा जाएगा। जैसे का, चा, टा, मा आदि। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। जो कुल व्यंजन है वो कितने माने गए हैं, 33 माने गए हैं। व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से 33 व्यंजन हैं। पहले व्यंजन के प्रकार पढ़ते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। तो महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। तो कौन कौन से हैं व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। और ये जो चौथा लिखा है ये महेश्वर सूत्र में नहीं लिया गया, इसलिए इसको नहीं गिना जाता। इसलिए व्यंजनों की संख्या 3 मानी जाती है। और संयुक्त व्यंजन जो होता है वो महेश्वर सूत्र में नहीं गिना गया। आगे पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयव जैसे कंठ, ताल, मूर्धा आदि का स्पर्श होते हुए उनका स्पर्श, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या 25 होती है। क से लेकर माँ तक वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो क से लेकर माँ तक होते हैं सभी वर्ण, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। लिख लेंगे, इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? ये वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है? का से लेकर माँ तक, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन, और इसे वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? का वर्ग। का वर्ग में क्या गाएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें हा भी आ जाता है, और ये आहा की मात्रा जो है वो आ जाता है। और इसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। कंठ के जरिए, जैसे कंठ से बोलिए, कंठ गले है, गला के कंठ से, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी कंठ में आते हैं। चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आएंगे? चा, छा, जा, झा, इया। ये तालु है, मतलब जीव, जीव से रिलेटेड है। और इसमें या और सा भी आते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। इसमें तालु मतलब जीव टकराती है, तो इसलिए चा वर्ग हो गया तालु। आगे पढ़ते हैं। मूर्धा में क्या आता है? टा वर्ग, जिसको बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। इसमें रा और सा आते हैं मूर्धा में। ता वर्ग। ता वर्ग में ला, ली भी इसको आते हैं, और इसमें ता, था, दा, धा, ना, और ला और सा भी आते हैं, जिसको दंत बोलते हैं, दांत की सहायता जिसको बोलते हैं। जैसे ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया। जो जीवा है हमारी दांत से टकराती है, तो ये दंत हो गया। आगे पढ़ते हैं। लास्ट हमारा पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। इसमें ऊ भी आता है, जिसको ओष्ठ, ओष्ठ से रिलेटेड, ओठों से बोला जाता है। पा, फा, मतलब ओंठ चिपकते हैं कि आपके सभी वर्ण बोलिए, वो ओंठ से चिपकेंगे। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इनको जरूर याद रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो च वर्ग है, इसका क्या है? तालु मतलब क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है, क्या है? कौन सा वर्ग है? तो ये सभी याद कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयव को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब कोई भी व्यंजनों को, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उन अवयवों को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से जो अंतस्थ व्यंजन है? वो 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये उच्चारण करते समय पूरी तरह जीभ इनको टच नहीं करती है। जैसे बोलिए आप, या, रा, ला, वा, पूरी तरह से क्या टच नहीं करती जीभ को, तो इन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह से हवा रगड़ खाकर या गर्म होकर बाहर निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, जिन वर्णों को बोलने, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए क्या हो, ऊष्मा पैदा हो जाए, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, शा, शा और हा। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। सा, सब जो 3 सा हैं हमारे, वो हो जाएंगे, और लास्ट में जो एक हा बचता है वो हो जाएगी। ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चौथा हमारा क्या है? जो मैसर सूत्र में नहीं लिया गया, संयुक्त व्यंजन, जिसको मिश्रित व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जो दो व्यंजन के वर्णों से मेल करके बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे का हो गया, छा हो गया, क्या हो गया? छा, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया। छा जो हमारा है, आधा का प्लस सा से मिलकर बना है, और जो त्रा है हमारा, आधा ता और रा से मिलकर बना है, और जो ज्ञा है हमारी, आधी चा और इया से मिलकर बना है। और एक हमारा और होता है, एक हमारा छूट गया है। क्या छूट गया है? छत्र ज्ञा, और एक छूट गया हमारा, ये छूट गया है, श्री वाला सा। ये किससे मिलकर बना होता है?
ये मिलकर बना होता है सा और रा से मिलकर बना होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा अयोग हुआ। अयोग हुआ क्या? अंक आ अयोग हुआ है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अयोग हुआ में क्या आते हैं? अंक और आहा। ये ना तो अंक ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। जो अंक और आहा हमारे हैं, ये ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा? महर्षि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी में स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही लिखा है कि संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है। उन वर्णों को पाणिनि ने 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। जो पाणिनि है, कवि हैं, ये क्या है? अष्टाध्यायी में स्पष्ट रूप से, जो अष्टाध्यायी एक कवि वो पुस्तक है इनकी अष्टाध्यायी, इसमें स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही लिखा है जो संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? शिव के डमरू से हुई है। याद रखेंगे, जो संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? शिव के डमरू से हुई है। उन वर्णों को पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों में व्यक्त किया है। अब वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश महेश्वर सूत्र। बहुत पूछा जाता है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी याद कर लेंगे। पहला सूत्र है हमारा आ ई उ री। दूसरा है री ली का, जिसको साधारण या मूल स्वर कहते हैं। पहला क्या है? ये साधारण या मूल स्वर हो जाएगा। तीसरा हमारा महेश्वर सूत्र है ए ओ एंग। चौथा है ए ओ चा, ये संयुक्त या मिश्रित स्वर है। आगे पढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या है? पांचवों के बारे में पढ़ेंगे। हा या वा रा टा। छठवां है हमारा ला डा, और इसे क्या कहते हैं? अर्ध अंतस्थ स्वर कहते हैं। अर्ध अंतस्थ स्वर कहते हैं इनको। सातवां हमारा है अयम गणनम। क्या है? अयम गणनम। अयम गणनम। आठवां हो जाएगा झा भा झा भा या। नवा है हमारा घड़ दस। क्या है? घड़ दस। दसवां है हमारा जब गढ़ दस। जब गढ़ दस। बार बार इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। 11 नंबर है खा फ छठ था च ट ता वा। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। 12 नंबर ये सभी क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। का पा या, ये सभी किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का से लेकर मा तक, ये सभी क्या आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। आगे 13 नंबर का महेश्वर सूत्र सा और रा। और वो संयुक्त व्यंजन पूछा जाए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या रा ला वा सा होता है। और उस व्यंजन क्या होता है? उस व्यंजन सा बताया गया था अभी ऊपर पढ़े। जो उस व्यंजन जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है उसे उस व्यंजन कहते हैं। तो उस व्यंजन में कहा जाता है तीनों सा आ जाते हैं। तीनों जो है हमारे सा आ जाते हैं और हा आ जाता है। ये उस व्यंजन होता है। और इसमें 13 नंबर में यही दिया गया सा और लास्ट में जो है हा है। 14 नंबर का है हल, जिसे हल का मतलब जो व्यंजन होता है। हल कभी कभी ये पूछ लिया हल क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोग हुआ है या फिर उपयुक्त सभी में कोई नहीं। तो जो हल है हमारा, हल को व्यंजन कहते हैं। और अच क्या होता है? अच को हम स्वर कहते हैं। अच को स्वर कहते हैं और हल को व्यंजन कहते हैं। याद रखेंगे, हल को व्यंजन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? नोट में दिया गया क्या है? हा वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। आड़ा वर्ण इत संज्ञक वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। अब हा हमारा महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। देखते हैं हा 2 बार कहाँ है। एक तो ये हो गया, देखो हमारा, एक तो हमारा ये हो गया। और देखते हैं हा कहाँ आया है। आगे देखते हैं, एक ये है, एक 5वें नंबर में आया है और एक नीचे ये आया है लास्ट नंबर में। तो यही लिखा गया है कि हा जो वर्ण है महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। आड़ा वर्ण इत संज्ञक वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार। आड़ा भी इसी तरीके से 2 बार आया है। आप लोग देख लीजिए, आड़ा भी हमारा 2 बार आया होगा। देखते हैं, एक तो ये है हमारा, एक तो हमारा 6वें नंबर में है। और देखते हैं, एक ये पहले नंबर में है, एक 6वें नंबर में है और ये 6वें नंबर में, एक पहले नंबर में है। आड़ा और हाथ जो है
दो दो बार आया है, यही लिखा गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महेश्वर सूत्र में, जो दो बार आए हैं उन वर्णों को, वे वर्ण कौन से हैं, वे वर्ण लिखिए, वे वर्ण कौन है, वे वर्ण कौन है जो महेश्वर सूत्र में दो बार आए हैं, आया है। तो ऑप्शन में हो सकता है का हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, मा हो जाएगा और रा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आड़ा, या फिर इसमें आड़ा की जगह हा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हा भी हो सकता है। तो इनको याद रख लेंगे कि महेश्वर सूत्रों में जो आड़ा है और हा है, महेश्वर सूत्र में दो बार आए हैं, ये दो वर्ण दो बार आए हैं। यदि आप लोगों को कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। बस यहाँ तक हमारी ये कंप्लीट हो जाता है पहला चैप्टर। जो पहला चैप्टर था संस्कृत में वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पहला चैप्टर हमारा संस्कृत का कंप्लीट हो गया थर्ड सेमेस्टर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।